हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। और आज की क्लास हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीसी के बारे में। और सीपीसी का जो ऑर्डर 8 है वो हम लोग आज स्टडी करेंगे। 7 तक हम कल स्टडी कर चुके थे, 8 को हम आज से स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मैं आपको डायरेक्ट की तरफ ले चल रहा हूँ। तो उससे पहले आप लोग थोड़ा सा वॉइस क्लियर देख लीजिए, वॉइस सभी को आ रही है। और दूसरा देख लीजिए स्क्रीन सभी को शेयर हो रही है कि नहीं। यस सर। ओके, चलिए जरा ध्यान दीजिए। ऑर्डर नंबर 8 पर एक नज़र डालिए। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ये ऑर्डर 8 आप पढ़ रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले लिखित कथन, और फिर मुजरा और प्रतिदावा। तीन चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। एक तो जो रिटन स्टेटमेंट है वो, और दूसरी कंडीशन है यहाँ पर मुजरा से संबंधित, और तीसरी जो कंडीशन है वो प्रतिदावा से रिलेटेड है। इसके संबंध में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट पर एक नज़र डालिए। लिखित कथन के बारे में यहाँ बात की गई है, जिसमें बात की गई प्रतिवादी उस पर समन तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर, टाइम पीरियड पर जरा ध्यान देते जाइएगा। क्या कह रहा है कि जिस दिन समन की तामील की गई हो उससे 30 दिन के भीतर अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करेगा। तो कौन करेगा? प्रतिवादी, यानी कि डिफेंडेंट की बात कर रहे हैं कि जो डिफेंडेंट है वो कितने दिन में अपनी प्रतिरक्षा करेगा। तो प्रतिरक्षा के बारे में जो बात की गई कि जिस दिन उसको समन रिसीव हुआ है और उस दिन से 30 दिन के अंदर उसे अपनी प्रतिरक्षा में जो भी वो रिटन स्टेटमेंट देना चाहता है, जो भी लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहता है, वो कोर्ट में उपस्थित करें। अब जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा यहाँ पे बात करें कि परंतु जहां प्रतिवादी 30 दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है, मान लो 30 दिन में वो व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो फिर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। वहां उसे ऐसे अन्य दिन को लिखित कथन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो न्यायालय द्वारा उसके कारणों को लेखबद्ध करके और खर्चों का जो न्यायालय ठीक समझे संदाय करने पर निर्दिष्ट किए जाएं। तो यहाँ पर देखिए कहा कि अगर न्यायालय परमिशन देता है और इसके लिए कि अन्य दिन को, जैसे मान लीजिए 30 दिन है और 30 दिन में वो किसी कारणवश से फाइल नहीं कर पाया और उसके पास कोई पर्याप्त कारण है, तो कोर्ट ऐसे उसको अनुज्ञात यानी कि परमिशन दे देगा। और दूसरा क्या है, न्यायालय और उसके लिए जो लेखबद्ध कारण थे कि क्यों लेट हुआ वो भी रिटर्न में लिखा जाएगा, और वो खर्चों के साथ जो न्यायालय ठीक समझे वो भी उसको पेमेंट करना होगा। तो जब वो पेमेंट कर देगा तो उसे एक नई डेट मिल जाएगी कि भाई 30 दिन के अंदर या 10 दिन के और अंदर, जैसे 30 दिन तो वो बिता ही चुका है, अगले 10 दिन में या जो भी डेट उसको ठीक लगे कोर्ट को, वो डेट दे करके वो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। पर अब यहाँ पे देखिए टोटल टाइम पीरियड कितना दे सकता है कोर्ट, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। कहा गया कि किंतु जो समन के तामील की तारीख से 120 दिन मतलब 120 डेज से के बाद का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ, 120 दिन। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए कितने का, 120 दिन के बाद का नहीं होगा। और समन की तामील की तारीख से 120 दिन की समाप्ति पर, अगर मान लो फिर वो 120 दिन की भी समाप्ति कर लेता, मान लो एक बार उसे टाइम मिल गया और 120 दिन भी बिता लेता, फिर भी वो कोई लिखित कथन नहीं करता, तो देखेंगे यहाँ पे क्या करा कि प्रतिवादी लिखित कथन फाइल करने का अधिकार खो देगा। तो फिर और न्यायालय लिखित कथन अभिलेख पर लेने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा। अब यहाँ पे न्यायालय उसे परमिशन नहीं देगा। जब एक बार परमिशन दे दी गई कोर्ट के द्वारा, तो दोबारा से वो परमिशन कोर्ट यहाँ पे नहीं देगा। इतना क्लियर है सभी को? ये रूल नंबर फर्स्ट में। आप ऑर्डर नंबर आप कौन सा पढ़ रहे थे? ऑर्डर नंबर 8। और जिसमें हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लिखित कथन, और दूसरा कौन सा बात करेंगे, मुजरा, और तीसरा प्रतिदावा। मुजरा यहाँ वो नहीं है, यहाँ सेट ऑफ से बात कर रहे हैं। तो आपने अभी कौन सा पढ़ा? रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा। आप यहाँ पे जरा देखिए, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्डर नंबर 8, रिटेन स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। तो तीन चीज़ों की भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट रिटेन स्टेटमेंट, सेकेंड सेट ऑफ, और तीसरा है काउंटर क्लेम। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट पर एक बार देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ पे ध्यान देंगे। रिटेन स्टेटमेंट के लिए क्या क्या टाइम पीरियड डिफाइन किया गया। द डिफेंडेंट शैल विद इन 30 डेज, कितने टाइम पीरियड के भीतर? जल्दी से बोल के बताओ, अभी जस्ट पढ़ा हुआ है आपने, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, जिस दिन सर्विस हुई है किसकी? समन की।
जिस दिन समन वहाँ डिलीवर हुआ है उस दिन से 30 डेज, विद इन 30 डेज के अंदर उसे क्या फाइल करना पड़ेगा? प्रेजेंट एट अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। अपनी प्रतिरक्षा में जो डिफेंडेंट है उसको विद इन 30 डेज यानी 30 दिन के अंदर कोर्ट में अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में लिखित कथन उसे पेश करने होंगे, यानी कि रिटन स्टेटमेंट उसे यहाँ पर पेश करना होगा। एक तो ये, लेकिन कहा गया प्रोवाइडेड दैट, लेकिन अगर यहाँ पर वेयर द डिफेंडेंट्स फेल टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट, जहाँ पर डिफेंडेंट मान लो फेल हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? विद इन द सैड पीरियड ऑफ 30 डेज, कितने दिन में? जो 30 दिन का जो टाइम पीरियड यहाँ दिया गया था कि विद इन 30 डेज में उसको अपना प्रतिदावा यानी कि डिफेंस में जो वो कहना चाहता है वो उसे पेश करना होगा। और अगर वो फेल हो जाता, फेलियर हो जाता, तो इन केस में क्या होगा? ही शैल बी अलाउड टू फाइल द सेम ऑन सच अदर डे। कौन से अदर डे होगा? अब उसके लिए कहा गया है कि उसे अलाउ किया जाएगा फर्स्ट टाइम कि अदर डे में भी वो कर पाए, यहाँ पर मतलब अपने स्टेटमेंट यहाँ पेश कर पाए। वो कौन सा टाइम पीरियड होगा? तो देखिए जरा उसके लिए ध्यान दीजिएगा। एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट, जैसा कोर्ट को उचित लगे, जो टाइम जो डेट कोर्ट फिक्स करे उसके अनुसार। अब देखिए फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड, तो उसका कारण लिखा जाएगा इन राइटिंग में कि क्या कारण था जिसकी वजह से वो फेलियर हुआ। या देखिए व्हाट विच शैल नॉट बी लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। तो जो ये 90 डेज का जो टाइम पीरियड है इसको ना 120 डेज कर लीजिए। एक बार अपने बैरक में ज़रा चेक कर लीजिएगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक की गई है। जो 90 डेज था ऑर्डर नंबर 8, एक बार बुक में ज़रा चेक कर लीजिए प्लीज़। सर ऐसा है सर, ये अमेंडमेंट जो है वो कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए बताया गया सर। हाँ एक सेकंड देख लेते हैं क्या क्या कह रहे हैं वो। एक मिनट लाइन पर आइए प्लीज़। क्योंकि हो सकता है ना ये जो कॉपी है ना वो अमेंडेड नहीं हो। एक मिनट बस लाइन पर रहिएगा प्लीज़। हाँ ऑर्डर नंबर 8 में क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सच अदर डे मे बी स्पेसिफाई कोर्ट इज रिकॉर्डिंग नॉट लेटर देन द 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। अच्छा तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? अमेंडमेंट किया हुआ है। हाँ 90 दिन का टाइम पीरियड रहेगा यहाँ पे। तो चलो देखो इसमें ये जो अमेंडमेंट इन्होंने किया हुआ है, इस अमेंडमेंट को ना एक बार यहाँ पे जो टाइम पीरियड है 120 डेज की जगह इसे 90 डेज कर लीजिए दोनों में। ये 90 डेज एक्यूरेट है और ये हिंदी में भी कर लीजिए क्योंकि हमारे जो डायरेक्ट है उसमें भी 90 डेज का ही दिया गया। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, ये ऑर्डर नंबर जो फर्स्ट 8 का रूल नंबर फर्स्ट है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे करेक्शन करना चाहते हैं। इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है 2016 में, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए क्या किया है यहाँ पे। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, जो उसमें 120 डेज जो दिख रहे थे उसके आधार पर अगर हम देखा जाए, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सभी को भाई? प्लस स्क्रीन, ठीक है। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ कहा गया कि परंतु ऊपर वाला तो पैरा सही है 30 डेज का, जहाँ की प्रतिवादी 30 दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है। तो कहीं पर भी मान लो जो प्रतिवादी है वो 30 डेज में नहीं फाइल कर पाता, तो उस सिचुएशन में आगे की यहाँ जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा इन्होंने अमेंडमेंट किया हुआ है। अमेंडमेंट में ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए तो वहाँ ऐसे अन्य दिवस पर जो न्यायालय अभिलिखित किए जाने के कारणों से निर्दिष्ट किए जाएं उस पर करेगा, लेकिन जो समन की तामील से दिनांक 90 दिन के बाद का नहीं होगा। तो यहाँ जो टाइम पीरियड है ना वो 90 डेज किया गया, फिर उसे फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। अब यहाँ पर जो 2016 का जो अमेंडमेंट है इसमें थोड़ा सा एक बार नज़र डालिए। देखिए क्या कह रहे हैं, किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के लिए विशेष संशोधन। तो यहाँ जो कॉमर्शियल जो किए गए ट्रांजेक्शन हो उनके लिए जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्य विवाद के संबंध में किसी वाद के प्रति इसे लागू किए जाने के संबंध में आदेश 8 नियम 1 में विद्यमान परंतु के स्थान पर निम्नलिखित परंतु को स्थापित किया जाए। अगर ट्रांजैक्शन कॉमर्शियल है तो ये इसको अपडेट किया जाना चाहिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जहां प्रतिवादी 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असमर्थ रहता है, असफल रहता है, वहां ऐसे किसी अन्य दिन को लिखित कथन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।
किसी अन्य डेट को जो भी न्यायालय ठीक समझे, और उसके लेखबद्ध करके और ऐसे खर्चों का जो न्यायालय को ठीक समझे संदाय करने पर निर्देशित किया जाए। किंतु जो समन की तामील की तारीख से 120 दिन के बाद का नहीं होगा, और समन की तामील की तारीख से 120 दिन की समाप्ति पर प्रतिवादी लिखित कथन फाइल करने का अधिकार खो देगा, और न्यायालय लिखित कथन अभिलेख पर लेने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा। तो इसमें जो टाइम पीरियड है 120 डेज और 90 डेज का, तो दोनों का यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया, जिसके बारे में आपको ये थोड़ा सा देखना है। जिनके बैरेट में अमेंडमेंट ना हो उसमें आप इसको कॉपी करके अमेंडमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम फिर से चलते हैं बैरेट की तरफ। यहाँ पर जो टाइम पीरियड है ये 30 डेज और 120 डेज का। नॉर्मल केस में 90 डेज, कॉमर्शियल केस में 120 डेज। अमेंडमेंट 2016। From the date of service of summon 90 days, तो 90 डेज को करके चलिए, अब जो फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए में देखिए आदित्य जी आप थोड़ा सा मैच करते चलिएगा, है ना, इसमें कुछ और अमेंडमेंट आए तो बताएगा। देखिए जो रूल नंबर फर्स्ट ए है, यहाँ पे ज़रा ध्यान देते हैं। ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स अपॉन विच रिलीफ इज क्लेम। तो जो डिफेंडेंट है उसकी ड्यूटी के डॉक्यूमेंट्स वो वहाँ पर प्रोड्यूस करे, दिखाए या कोर्ट में सबमिट करे, और रिप्लाइड अपॉन बाय हिम, और इसके द्वारा उसे रिप्लाई करना चाहिए। जैसे जो हिंदी मीडियम के हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। सब रूल नंबर फर्स्ट ए में ज़रा ध्यान देते हैं। प्रतिवादी को बेदस्तावेज पेश करने का कर्तव्य जिन पर उसके द्वारा अनुरोध का दावा किया गया है या निर्भर किया गया है। तो कोई भी जो दावा किया गया है वो डॉक्यूमेंट उसे पेश करना चाहिए। तो यहाँ सब रूल नंबर फर्स्ट पर एक नज़र डालिए। ये देखिए क्या कह रहे हैं, जहाँ प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार किसी ऐसे दस्तावेज को बनाता है या मुजरा या प्रतिदावा के लिए अपनी प्रतिरक्षा या दावे का समर्थन किसी ऐसे दस्तावेज पर निर्भर करता है जो उसके कब्जे या शक्ति में है, तो वहाँ वह ऐसे दस्तावेज को सूची में प्रविष्ट करेगा और उसे वह उसके द्वारा लिखित कथन उपस्थापित किए जाने के समय न्यायालय में पेश करेगा। उसी समय दस्तावेज और उसकी एक प्रति वह लिखित कथन के साथ फाइल किए जाने के लिए प्रदत्त करेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब अगर प्रतिवादी के पास कोई डॉक्यूमेंट है तो जब वहाँ वो अपना प्रतिदावा पेश किया जा रहा है उसी समय वो डॉक्यूमेंट भी उसको पेश करना चाहिए। ये सब रूल नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ। कौन सा रूल पढ़ रहे हैं आप? रूल नंबर फर्स्ट का ए, और सब रूल यहाँ पर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसके बाद 2 पर एक नज़र डालिए। यहाँ पर जहाँ ऐसी कोई दस्तावेज प्रतिवादी के कब्जे या शक्ति में नहीं है, वहाँ वह जहाँ तक संभव हो सके यह कथन करेगा कि वह किसके कब्जे में या शक्ति में है। अगर उसके पास नहीं है तो अगर उसे पता है तो किसके कब्जे में है, वो ये बात वहाँ कोर्ट में बताया कि ये डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति के पास हैं और वहाँ से उसको सबमिट करने का आदेश दिया जाना चाहिए। जो लोग इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वेयर द डिफेंडेंट बेसिस हिज डिफेंस अपॉन अ डॉक्यूमेंट और relies upon any document in his possession or power in support of his defense or claim for set off or counter claim, he shall enter such document in list and shall produce in court when the written statement is presented। जब वो रिटन स्टेटमेंट प्रेजेंटेड कर रहा है उस समय उसे सबमिट करना चाहिए।
बाय हिम एंड सेल एट द सेम टाइम, डिलीवर द डॉक्यूमेंट एंड अ कॉपी thereof टू बी फाइल विद द रिटन स्टेटमेंट। सेकेंड नंबर में जरा ध्यान दीजिएगा, वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन पोजीशन और पावर ऑफ द डिफेंडेंट। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ना तो उसके पोजीशन में है और ना ही उसके पावर में, दोनों में, किसके, डिफेंडेंट के, तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा, ही शैल वेयर एवर पॉसिबल स्टेट इन हुज पोजीशन और पावर इट इज़। किसके पोजीशन में है और किसके पावर में है, ये उसे स्टेटमेंट वहाँ पर देना चाहिए। अगला जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सब रूल नंबर 3 पर हम एक बार नज़र डालते हैं। ऐसा दस्तावेज जिसे इस नियम के अधीन प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए किंतु इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किया जाता है। मान लो कोर्ट में उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसमें वो प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो न्यायालय की इजाज़त के बिना बाद की सुनवाई के समय उसकी ओर से साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा। मान लो उसने एक बार अगर वहाँ पर कोर्ट में सबमिट नहीं किया, तो बिना न्यायालय की इजाज़त के, न्यायालय अगर परमिशन देता है तो बिल्कुल इसको कंसीडर किया जा सकता है, और न्यायालय अगर यहाँ परमिशन नहीं देता तो फिर उसके जो एविडेंस के रूप में जो उसे ग्रहण करना चाहिए था कोर्ट को, वो वहाँ पे बाद में नहीं करेगा। अब सब रूल नंबर एक बार 4 पर भी नज़र डाल लीजिए। इस नियम की कोई बात ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होगी। कौन कौन से दस्तावेजों को, जैसे वादी के साक्षियों की प्रतिरक्षा के लिए पेश किए जाएं, या फिर साक्षी को केवल अपनी स्मृति ताज़ा करने के लिए सौंपे जाएं। देखो दो टर्म्स कंडीशन है यहाँ पर। तो कहा गया, देखो ये जो डिफेंडेंट है, जैसे पार्टी 1 वादी और पार्टी 2 प्रतिवादी, तो ये प्लेंटिफ हो गया, ये डिफेंडेंट हो गया। अब जो प्लेंटिफ है, अगर मान लीजिए इसके पास में कोई डॉक्यूमेंट, तो जब ये केस लगाए तो उसी समय इसको सबमिट कर देना चाहिए कि कोर्ट में कि सपोर्ट में ये डॉक्यूमेंट है। मान लो ये छुपा लेता है, सोचता है बाद में लगाएंगे, तो बाद में कोर्ट इस डॉक्यूमेंट को इंटरटेन नहीं करेगा। और सेम वही कंडीशन ये जो पक्षकार नंबर दूसरा है प्रतिवादी, जब ये अपनी प्रतिरक्षा करने गया तो इसके पास जो डॉक्यूमेंट थे वो डॉक्यूमेंट इसे पेश करना चाहिए थे, और मान लीजिए ये भी नहीं, ये छुपा लेता या बाद में सबमिट करने की सोचता, तो अगर न्यायालय परमिशन नहीं दे तो यहाँ पर इसको भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। हाँ, इनमें से किसी के पास पर्याप्त कारण है, कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ ये ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे न्यायालय की इजाज़त से ऐसे डॉक्यूमेंट को सबमिट किया जा सकता है। हाँ, और दूसरा, ये बात जो दोनों पक्षकारों पर लागू हो रही थी, ये उन लोगों पे लागू नहीं होंगे जो यदि केस में या तो साक्षी हो, मतलब विटनेस हो। भाई विटनेस को जब समन जाएगा उसको तो केस से कुछ लेना देना नहीं है, जब समन जाएगा तभी वो आएगा। तो जब यहाँ केस शुरू हुआ था तब तो कोई भी साक्षी आकर के डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट नहीं कर सकता। जब उसके पास समन गया, जब वो कोर्ट में उपस्थित हुआ, उस समय चाहे तो विटनेस यहाँ बता सकता है हाँ कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, अगर आप चाहो तो इसके सपोर्ट में हम आपको जमा कर सकते हैं। तो कोर्ट उसे मना नहीं करेगा, कोर्ट उसके लिए परमिशन दे देगा तुरंत ही, और यहाँ पे सबमिट कर सकता है। दूसरा, अब अगर कोर्ट में कोई फाइल है, केस चलते हुए मान लीजिए 10 वर्ष बीत गए, तो 10 वर्ष बीतने के बाद तो जनरली उस केस के बारे में बताना या सही सही चीज़ें जो घटना हुई थी वो बताना, या जो मैटर था उसको क्लियर करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अगर साक्षी को, जो विटनेस था, उसको ज़रूरत पड़ रही कि वो फाइल में से कोई डॉक्यूमेंट दिखाया जाए, तो उसे याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा, तो उसे दिखाया जाता है ये जो तुमने सिग्नेचर किए थे, क्या तुम थे वहाँ पे? हाँ, तब वो बोले हाँ सर ये साइन तो मेरे ही हैं। जैसे उसने कोई भी साइन यहाँ पे देखे ऐसे, तो बोले हाँ ये साइन तो मेरे ही हैं, मेरे सामने ये 2 लोगों ने किए थे, 1 और 2, उसको पूरी बात याद आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो साक्षियों की स्मृति ताज़ा करने के लिए कोई अगर डॉक्यूमेंट यहाँ सौंपे जाएँ कोर्ट को, तो बिल्कुल ये उस कैटेगरी में नहीं आएंगे कि यहाँ पर ये एज ए डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में यहाँ पर किया जाएगा। तो ये 2 लोगों को यहाँ पर एक्सेप्शन रख दिया गया। एक तो वो जो साक्षी, और जब साक्षियों की स्मृति ताज़ा करने की बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट जमा किए जा सकते हैं कोर्ट के समक्ष में। इतना क्लियर हो गया सभी को? जल्दी से बताओ। ठीक है, अब चलिए जरा जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़े से देख लीजिए इसमें, सब रूल नंबर 3 और 4 में। A document which ought to be produced in court by the defendant under this rule, but it is not, अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट नहीं करता है, so produce shall not, तो इसके बाद फिर वो नहीं कर पाएगा। Without the leave of the court, जब तक यहाँ कोर्ट की परमिशन उसे ना मिले या कोर्ट उसे परमिशन ना दे दे, तब तक यहाँ पर उसे वो सबमिट नहीं कर सकता। We receive in evidence on this behalf at the hearing of the suit, जब केस चल रहा है या सुनवाई हो रही है उस ड्यूरेशन में से जो डॉक्यूमेंट उसने प्रोड्यूस करना चाहिए था, जब केस यहाँ पर डिफेंडेंट के ड्यूरेशन में जब वो अपनी प्रतिरक्षा करने गया और वो सबमिट नहीं करता है, तो कोर्ट यहाँ पर उसे फिर बाद में इंटरटेन नहीं करेगा। हाँ, अगर चाहे तो कोर्ट यहाँ पे
परमिशन दे करके उसे कर सकता है, अगर कोर्ट को ये लगता है कि इसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है जिसकी वजह से ये सबमिट नहीं कर पाया होगा। सब रूल नंबर 4 पर एक नज़र डालिए। नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट। कौन कौन से होंगे? नंबर ए, प्रोड्यूस फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन, जहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है ऑफ प्लेंटिफ विटनेस। प्लेंटिफ कौन होता है? जो वादी का साक्षी हो, जिसने केस लगाया था उसका ये विटनेस हो, तो बिल्कुल इस पर ये लागू नहीं होगा। दूसरा, हैंडेड ओवर टू विटनेस मेयरली टू रिफ्रेश द मेमोरी। अगर मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया जा रहा तो इस पर ये रूल, जो ऊपर वाला रूल नंबर 3 था, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए सब रूल नंबर 2 पर एक नज़र डालिए। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा अगर समझ में नहीं आया हो तो। आप जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। रूल नंबर 2 पर एक नज़र डालते हैं। रूल नंबर 2 पर जरा ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं ऑर्डर नंबर 8 और सब रूल नंबर 2, नए तथ्यों का विशेष रूप से अभिवचन करना। तो नए तथ्यों का कब अभिवचन किया जाएगा? तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। प्रतिवादी को अपने अभिवचन द्वारा वे सब बातें उठानी होगी। जो प्रतिवादी है वो कौन कौन सी बातें उठाएगा वहाँ? जिनसे यह दर्शित होता है कि वाद या विधि की दृष्टि में वह संव्यवहार शून्य है। मान लो कोई भी ट्रांजैक्शन किया गया था और विधि की दृष्टि में जो केस है वो कैसा है? बिल्कुल शून्य की दृष्टि में जा रहा है। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया, माइनर से कर लिया गया, तो माइनर से क्या होता है? प्रारंभता ही शून्य होता है। तो ऐसे मैटर को प्रतिवादी जब अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए जब वो वचन अभिवचन कर रहा है तो उस समय उसे ये बातें उठानी चाहिए, या शून्य है या फिर शून्य करनी है। और प्रतिरक्षा के सब ऐसे आधार उठाने होंगे जो ऐसे हैं कि यदि वे ना उठाए गए तो यह संभाव्य है कि उनसे सहसा सामने आने से विरोधी पक्षकार चकित हो जाएगा, अगर ना उठाया तो, जिनसे तथ्य के ऐसे विवादक पैदा हो जाएंगे जो वादपत्र से पैदा नहीं होते हैं। अब उदाहरण में देखिए, जरा ध्यान दीजिए उदाहरण में क्या कहा गया। जैसे कि कपट लिमिटेशन का या प्रतिमा वाले, निर्मुक्ति वाला, संदाय वाला, पालन या अवैधता दर्शित करने वाले कोई भी फैक्ट हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर में यहाँ बात की गई है किसकी? कहाँ जहाँ पर वो उसके साथ कपट किया गया हो। दूसरा पॉइंट यहाँ बताया गया कि अगर लिमिटेशन से बाहर हो। तीसरा, उसे कोई छूट प्रदान कर दी गई है, निर्मुक्ति कर दी गई हो, या उसने कोई पहले से ही पेमेंट कर दिया हो तो, या उसने कोई पालन कर दिया हो, जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट था और उसका पालन हो गया उसके अनुसार, या फिर नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई अवैधता की जो दर्शित करते हैं। 6 पॉइंट्स बताया गया कि इन पॉइंटों पर यहाँ पर जब प्रतिवादी जाए तो उसे बिल्कुल क्लियर यहाँ पर अभिवचन करना चाहिए और इस बारे में भी बताना चाहिए कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है क्या वो शून्य है, शून्य करनी है, या फिर प्रतिरक्षा के संबंध में जो भी ऐसे आधार मिले उसे अपनी प्रतिरक्षा में सभी उठाने चाहिए और वहाँ पे क्लियर उसको बताना चाहिए। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? आप कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं? ऑर्डर नंबर 8 और सब रूल नंबर 2। क्लियर है इतना सभी को? ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेशली प्लीडेड। कब की स्पेशली उसको प्लीडेड होनी चाहिए? द डिफेंडेंट मस्ट रेज बाय हिज प्लीडिंग ऑल मैटर्स विच शो द सूट नॉट मेंटेनेबल और दैट द ट्रांजैक्शन इज आइदर वॉइड और वॉइडेबल। जो ट्रांजैक्शन है वो कैसा, अगर वॉइड या वॉइडेबल में से कोई भी है तो उसे ये बातें क्लियर उठानी चाहिए इन पॉइंट ऑफ लॉ, जो विधि की दृष्टि में होना चाहिए। एंड ऑल सच ग्राउंड ऑफ डिफेंस एज इफ नॉट रेज। मान लो जो डिफेंस वाले हैं वो पहले नहीं उठाए गए हैं तो क्या करना चाहिए? वुड बी लाइकली टू टेक द अपोजिट पार्टी बाय सरप्राइज। जिनको उठाने से अपोजिट जो पार्टी है वो एकदम सरप्राइज हो जाएगी। दूसरा जगह ध्यान दीजिएगा, और वुड रेज इशू ऑफ फैक्ट नॉट अराइजिंग आउट ऑफ द प्लांट, एज फॉर इंस्टेंस
फ्रॉड, लिमिटेशन, रिलीज, पेमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ फैक्ट शोइंग इलीगलिटी। अगर इनमें से कुछ भी यहाँ पर इलीगलिटी ऐसा कुछ शो किया गया तो ये इतने तरीके से बताएगा कि इनमें से अगर कोई भी एक भी पॉइंट है यहाँ पर, जैसे इंस्टेंस में, फ्रॉड में, लिमिटेशन में, रिलीज में, पेमेंट में, परफॉर्मेंस में और फैक्ट शोइंग इलीगलिटी में, तो इन आधारों को तुरंत उसे उठाना चाहिए जब वो डिफेंड करने जाता है तभी। अब चलिए सब रूल नंबर 3 पर एक नज़र डालते हैं। रूल नंबर 3 पर नज़र डालते हैं, डिनाइल टू बी स्पेसिफिक। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप डिनाई कर सकते हो? चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। प्रत्याख्यान विनिर्दिष्टता होगा। कैसे होगा यहाँ पे? देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। प्रतिवादी के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह अपने लिखित कथन में उन आधारों का साधारणता प्रत्याख्यान कर दे जो वादी द्वारा अभिलिखित हैं। देखो, तो ये नहीं होगा कि प्रतिवादी के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि प्रतिवादी ने मना कर दिया लिखित कथन में तो नहीं साहब ऐसा नहीं होगा। उसने भी अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, उसने भी कुछ एविडेंस सबमिट किया होगा, तो देखो उसी आधार पर कह रहे हैं कि प्रतिवादी के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह अपने लिखित कथन में उन आधारों का साधारणता प्रत्याख्यान कर दे जो वादी द्वारा अभिकथित है। जो वादी ने लिखा है उसके मना करने से केवल ये नहीं होगा कि वो झूठे हो जाएं। अब जरा ध्यान दीजिए, किंतु प्रतिवादी के लिए आवश्यक है कि वह नुकसानी के सिवाय ऐसे तथ्य संबंधी हर एक अभिकथन का विनिर्दिष्टता विवेचन करे जिसकी सत्यता वह स्वीकार नहीं करता। जैसे मान लो यहाँ पर वादी ने 5 पॉइंट पे कोई केस लगाया, 1 2 3 4 5, ये केस रजिस्टर्ड हुआ, तो इसको ना हर पॉइंट पर अपना जो डिफेंस करना है उस डिफेंस में अपने उसने जो भी कहा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का इसने साहब मुझसे इतने पैसे लिए, इसने लिखा कि यहाँ पर 5 लाख रुपए लिए, तो इसको क्या करना चाहिए कि साहब 5 लाख रुपए लेना अस्वीकार है क्योंकि मैंने तो इससे केवल 1 लाख रुपए ही लिए हुए थे। जो सत्य बात हो वो यहाँ पे लिखे, ऐसा माना जाता है। फिर ये प्रतिरक्षा में जो उसे ठीक लगे, जो इसका एडवोकेट यहाँ पे एडवाइस दे, वो यहाँ पे ये अभिकथन करेगा। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात ये की गई थी कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं कहा था, ये यहाँ पर इंटरेस्ट की कोई बात नहीं की गई थी, केवल व्यवहार में ये पैसे दिया गया था। भाई ये परेशान है तो कहा गया, मैंने कहा 1 लाख रुपए की मुझे ज़रूरत है पर मैंने 5 लाख रुपए नहीं दिए थे। इसने कहा था मुझे ब्लैंक चेक दे दो, इसने मुझसे चेक ले लिया ब्लैंक। ठीक, तो इंटरेस्ट बोले 0%, मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। तो इसको ना ये टाइप से ना 5 पॉइंट पर जो है ना इसके वो अपने कथन करने होंगे अपने डिफेंस में, जो भी ये कह रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो ये कह रहा हो वो बात सत्य हो। फिर यहाँ वादी से कहा जाएगा कि इसने ये तो कह रहा है कि 1 लाख लिए थे, आप कह रहे हैं 5 लाख रुपए लिए, तो इसमें क्या आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए? तो 5 लाख रुपए का जो एविडेंस है वो यहाँ पे सबमिट करेगा। कौन करेगा? प्लेंटिफ। अगला जरा ध्यान दीजिएगा 3A में, रूल नंबर 3A पर एक नज़र डालिए। उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष वादों में प्रतिवादी द्वारा प्रत्याख्यान। चलिए 3A को पढ़ने से पहले हम 3 को इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, डिनाइल टू बी स्पेसिफिक, इट शैल नॉट बी सफिशिएंट फॉर द डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट टू डिनाई जनरली द ग्राउंड एलिग्ड बाय द प्लेंटिफ। जो प्लेंटिफ ने जितने भी ग्राउंड्स लगाए हों, केवल इसके डिनाई करने से मना नहीं हो जाएगा कि नहीं ये बात सत्य है या नहीं है, बट द डिफेंडेंट मस्ट डील स्पेसिफिकली विद ईच एलिगेशन ऑफ फैक्ट ऑफ विच ही डज नॉट एडमिट द ट्रस्ट। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो एक्सेप्ट द डैमेज, जितना डैमेज हुआ, जो नुकसान हुआ है, उसके अलावा वो यहाँ पे क्या कर सकता है? डिनाई कर सकता है कि ये तथ्य मुझे स्वीकार नहीं है। जब वो स्वीकार नहीं है लिखेगा तभी केस आगे ट्रायल के लिए चलेगा। ट्रायल का मतलब क्या है? सत्यता की पता करना कि सत्य क्या है, इसके लिए फिर ट्रायल होती है। और अगर ये मान लीजिए यहाँ पर जैसे जो डिफेंडेंट था उसने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, हाँ सर ये ठीक बात है और ये मैं स्वीकार करता हूँ, जैसे ये स्वीकार करेगा वैसे कोर्ट यहाँ पे सज़ा सुना देगा इसे और वो कर देगा। तो बिना ट्रायल के डायरेक्ट सज़ा सुना सकता है कोर्ट यहाँ पे। तो डिनाई करना ही इसका एक, इसके पास एक उपचार होता है कि केस को आगे चलाया जाए, फिर जो वादी है वो उसे प्रूफ करे। अगर इसने स्वीकार कर लिया तो डिफेंडेंट ने, देखो इसको ध्यान से समझना, कोर्ट में कोई भी केस जाता है, जैसे ए ने केस लगाया बी पर, ये बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा, बी पर लगाया और ए ने अपना पूरा यहाँ वाद पत्र दिया हुआ। ठीक, अब इसको प्रतिरक्षा के लिए बुलाया गया, डेट दी गई कि आप 15 दिसंबर को कब आ जाइए? 2020 में। ठीक, अब बी गया, बी ने देखा कि इसमें सारी चीज़ें सही लिखी हैं, ए ने ईमानदारी से लिखा है, और बी शुरू हो गया, हाँ साहब मैंने पैसे लिए, पहला एक। दूसरा, हाँ साहब ब्याज की भी बात हुई थी। तीसरा, मैंने इसे चेक भी दिया था।
और उसने सारी चीज़ें स्वीकार कर ली, तो कोर्ट क्या करेगा, जितना भी इसने लिखा था ए ने और इसने बी ने स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार कर लिया तो अब ट्रायल काहे की होगी, ट्रायल तो मैटर यहाँ क्लोज हो गया, तो कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई केस नहीं चलेगा। मजिस्ट्रेट अपना पेन उठाएगा, तुरंत यहाँ पर जजमेंट कर देगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ना वो प्रतिवादी द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं, तो इसलिए प्रतिवादी को यह आदेश दिया जाता है कि 10 दिन में 5 दिन में इसका तत्काल भुगतान करे, भुगतान की दशा में व्यतिक्रम करने पर इसे सीधा जेल भेजा जाए, जैसा भी होगा तुरंत 1 दिन में केस खत्म। यही सेम कंडीशन क्रिमिनल केस में भी होती है। जैसे जब चार्ज लगाया गया तो वहाँ पहले ही एडवोकेट समझा देता है कि भाई जो पार्टी सेकंड पार्टी है, जैसे पक्षकार एक ने कोई भी केस रजिस्टर्ड किया, मान लीजिए कोई एफआईआर करा दी, ठीक है, और पुलिस ने यहाँ पर चार्जशीट फाइल कर दी। अब इस चार्जशीट को मजिस्ट्रेट यहाँ पूछ रहा है, जो पार्टी नंबर 2 है, जो अभियुक्त था, उससे पूछेगा क्या तुमने ये ऑफेंस किया, और जैसे ही उसने अगर बोल दिया हाँ मैंने किया, तो क्या करेगा, जब वो एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर उसमें किसी गवाही की जरूरत ही नहीं साबित करने की, तो तुरंत क्या करेगा, तुरंत वो जजमेंट कर देगा, सज़ा सुना देगा कि हाँ भाई कितना लगा था, बोले 325, तो 325 की सज़ा कितनी थी, 7 वर्ष या 7 वर्ष तक का पनिशमेंट दिया जाता है। तो जो भी न्यायालय को ठीक लगा वो यहाँ 7 वर्ष की सज़ा सुना करके तुरंत तत्काल जेल भेज देगा। इतना मैटर क्लियर हुआ क्या। तो जो एक्सेप्ट करने का मैटर है, हेलो सुन पा रहे हैं आप मुझे, जो कोर्ट में एक्सेप्ट करने का जो मैटर है वो वहाँ पर तुरंत ही, फिर ट्रायल नहीं चलेगी। तो यहाँ पर क्या है, उन चीज़ों को जब दूसरा पक्षकार अस्वीकार करता, नहीं साहब मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा कर्जा नहीं लिया, इसी बात के लिए तो ट्रायल चलेगी, इसी बात के लिए तो फिर क्या होगा, आगे डिस्कशन होगा, उसमें एविडेंस आएंगे, तो साबित करने की कोशिश की जाती है। क्लियर है इतना। तो यस सर। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पर 3A की। अब 3A को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3A पर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बोर हो जाए तो बताना, फिर अगले दिन इसको स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा थोड़ा सा। 3A में उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग का वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष वादों में प्रतिवादी द्वारा प्रत्याख्यान। तो वाणिज्यिक समझ गए ना, ट्रांजेक्शन जो बिजनेस वाले होते हैं उनके संबंध में। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इस नियम के उपनियम 2, उपनियम 3, उपनियम 4, उपनियम 5 कहाँ लिखे हैं, ये 2, 3, 4 और जो 5, इनकी बात कर रहा है। मैं उपबंधित रीति से प्रत्याख्यान किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, मतलब अगर कोई चीज़ डिनाई करना चाहता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस कोड में, तो कैसे होगा, देखो जरा ध्यान दीजिएगा। प्रतिवादी अपने लिखित कथन में यह कथन करेगा कि वाद पत्र की विशिष्टियों में किन अभिकथनों का वह प्रत्याख्यान करता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाद पत्र में लिखी हैं जिनको वो डिनाई करता है। अगली यहाँ पर बात कर रहा है कि किन अभिकथनों को वह स्वीकार करने या उसका प्रत्याख्यान करने में असमर्थ है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको वो असमर्थ है समझने में या फिर उनको डिनाई करने के लिए, किंतु जिनको वह वादी से साबित करने की अपेक्षा करता है, और किन अभिकथनों को वह स्वीकार करता है। तो पूरे जितने भी वाद पत्र में जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 या मान लीजिए बहुत सारे कॉज ऑफ एक्शन हो सकते हैं, 7, 8, 9, 10 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है 1, 2 पर ही बात हो। तो कौन कौन से उसे स्वीकार हैं, कौन कौन से अस्वीकार हैं, इस बात पर तो जो स्वीकार कर लेगा उसमें कोर्ट डायरेक्ट यहाँ पर जजमेंट सुनाएगा, और जो स्वीकार नहीं है तथ्य उनके बारे में वो एविडेंस सर्च करेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे नज़र डालिएगा, यहाँ पे जहां प्रतिवादी वाद पत्र में के तथ्य के किसी अभिकथन का प्रत्याख्यान करता है, जहां प्रतिवादी है और वाद पत्र में के तथ्य के किसी अभिकथन का प्रत्याख्यान करता है, मना करता है, वहां उसे ऐसा करने के अपने कारणों का कथन करना होगा। जहां वो ऐसा कर रहा है, ऐसे कारणों का अपने को कथन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उसको। और यदि उसका आशय वादी द्वारा जो घटनाओं का विवरण दिया गया है उससे भिन्न विवरण पेश करने का है, तो उसे स्वयं के विवरण का कथन करना होगा। मान लो वादी ने जितने भी कथन लिखे हैं सब झूठे लिखे हैं, तो प्रतिवादी अपने कथनों में लिखेगा कि साहब ये बात नहीं थी, सत्य बात तो वास्तविकता में ये है और इस आधार पर ये ऐसा किया गया। क्लियर है इतना। अब सब रूल नंबर यहाँ पे 4 पर एक नज़र डालिए, जो सब रूल नंबर 4 है इस पर एक नज़र डालते हैं। यदि प्रतिवादी न्यायालय की अधिकारिता के प्रति विवाद करता है, मान लो प्रतिवादी कह रहा है कि नहीं जो ज्यूरिडिक्शन है कोर्ट की वही गलत है भाई, सब ये तो केस तो वहाँ दिल्ली में लगना चाहिए, यहाँ ग्वालियर में क्यों लग रहा है। तो अगर ऐसा मैटर होता है तो उसे ऐसा करने के कारणों का कथन करना होगा कि भाई दिल्ली में क्यों, ग्वालियर में क्यों नहीं। तो यदि वह समर्थ है तो इस बारे में उसे अपना स्वयं का कथन करना होगा कि किस न्यायालय को की अधिकारिता होनी चाहिए
इस बारे में उसे अपने कारण शायद बताना होगा जहाँ पर उसे अधिकारिता का ऑब्जेक्शन उठाना हो। जैसे कि कल हमने पढ़ा हुआ था ये ऑर्डर नंबर 7 में कि अगर प्रतिवादी को कोई ऑब्जेक्शन उठाना है न्यायालय की जुरिडिक्शन के ऊपर तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उठा दे कि नहीं साहब ये केस तो आपके यहाँ लगना ही नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये दिल्ली में चल रहा है। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट यानी प्रांग न्याय के अकॉर्डिंग ये केस कहाँ चला है, बोले ये दोबारा आपके यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकता। जब केस ये रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है तो इस बारे में आप ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इसका वो क्लियर कथन करेगा। या फिर उसे लग रहा है कि इसकी जो कॉज ऑफ एक्शन है वो तो दिल्ली में घटा है तो ग्वालियर में इसका केस क्यों रजिस्टर्ड हो रहा है। अगर उसके पास ये पर्याप्त कारण नहीं है कि साहब ये केस दिल्ली में चलना चाहिए तो फिर ये ग्वालियर में क्यों चलेगा, तो अगर वो इसके लिए कारण लिखता है तो फिर यहाँ पर इस पर्पज़ के लिए वो ऐसा कर सकता है। तो इतना क्लियर समझ में आया क्या। तो इसका जो ऑब्जेक्शन है इसके जो पर्याप्त कारण है वो उसे तुरंत ही उठाना चाहिए। अब सब रूल नंबर 5 पर एक नज़र डालिए। यदि प्रतिवादी वादी के बाद के मूल्यांकन के प्रति विवाद करता है तो बाद के मूल्यांकन के प्रति कल भी कहा गया था कि जो बाद का मूल्यांकन है अगर वो गलत है तो केस खारिज किया जा सकता है, ना मंजूर कर सकता है कोर्ट। कल कहाँ पढ़ा था बताओ जल्दी से। ऑर्डर नंबर 7 और रूल नंबर कितना था जल्दी से बताओ। रूल नंबर 11 में पढ़ा था कि नहीं, जल्दी से बताओ। कल पढ़ा था ना इसी में। हाँ तो उसमें देखो क्या लिखा था यहाँ कि बाद पत्र अगर मूल्यांकन सही नहीं किया गया है यदि प्रतिवादी वादी के बाद के मूल्यांकन के प्रति विवाद करता है कि जो केस की कॉस्ट है ना वो इसने गलत लिखी है तो उसे ऐसा करने के कारणों का कथन करना होगा और यदि वह समर्थ है तो उसके बाद मूल्य के बारे में अपना स्वयं का कथन करेगा कि ये जो इसने यहाँ पर 1 लाख रुपए लिखा है ना ये 1 लाख का नहीं है, ये तो 1 करोड़ का है। तो उसके बारे में उसके पास जो भी एविडेंस हो उसे यहाँ पे कर देगा तो कोर्ट क्या कर देगा, उसका जो केस है ना वो नामंजूर कर देगा। चलो पहले 1 करोड़ रुपए की फीस जमा करो फिर यहाँ केस रजिस्टर्ड करना, तब तक यहाँ पे कोई केस रजिस्टर नहीं होगा, यहाँ पे जा सकते हैं। समझ गए। तो दोबारा के लिए केस ऐसे किया जा सकता है। तो रूल नंबर 3 ये भी आपको समझ आया क्या पूरा, जल्दी से बताओ। क्लियर हो गया हो तो फिर आगे हम चलें, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करना पाएंगे। क्लियर है ना यहाँ पे। क्या हो गया, सब फटाके क्यों चल रहे हैं भैया की क्लास में, क्या बात है। अच्छा आप लोग शादियों में से हो के आ रहे हो इसलिए ऐसा हो सकता है ना। चलो अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रूल नंबर नेक्स्ट पर। ये बाघ छलपूर्ण प्रत्याख्यान, हाँ ये तो बड़ी बात है भाई। अब इसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप देखोगे ना कि वो छल कपट से पूर्ण कोई भी प्रत्याख्यान कर देते हैं कि नहीं साहब ऐसा कर लेंगे तो उससे ऐसा हो जाएगा, तो वो अपना थोड़ा सा माइंड लगा लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एक बार रूल नंबर 4 पर एक नज़र डालिए। एवेसिव डिनाइल, और जो आप यहाँ देख रहे हैं बाघ छल पूर्ण प्रत्याख्यान, तो वो कैसे होगा। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे। बाघ छलपूर्ण प्रत्याख्यान में जहाँ प्रतिवादी बाद में के किसी तथ्य के अभिकथन का प्रत्याख्यान करता है, जो प्रतिवादी है यानी कि डिफेंडेंट है वो क्या कह रहा है कि जहाँ प्रतिवादी बाद में के किसी तथ्य के अभिकथन का प्रत्याख्यान करता है, बाद में कोई भी अभिकथन किया गया उसको वो डिनाई करता है, वहाँ उसे वैसा बाघ छलपूर्ण तौर पर नहीं करना चाहिए, वरन सार की बात का उत्तर देना चाहिए। अब कहा गया कि उदाहरणार्थ यदि यह अभिकथित किया जाता है कि उसने एक निश्चित धन की राशि प्राप्त की तो यह प्रत्याख्यान कि उसने वह विशिष्ट राशि प्राप्त नहीं की पर्याप्त नहीं होगा। तो अगर उसने कोई धनराशि लिया फिर वो मना करे नहीं मैंने नहीं लिया है, तो बोले ये कपटपूर्ण नहीं बोले, कैसे बोले, जो बात पूछी गई है जो बात साध की है वो बात वहाँ पर बोलनी चाहिए, क्योंकि उसके अगेंस्ट में ऐसे एविडेंस भी हो सकते हैं। वरन उसे यह चाहिए कि वह प्रत्याख्यान करे कि उसने वह राशि या उसका कोई भाग प्राप्त नहीं किया। मान लो उसने पूरी नहीं ली तो आधी ली है, फिर यह उपवर्णित करना चाहिए कि उसने कितनी राशि प्राप्त की, और यदि अभिकथन विभिन्न परिस्थितियों सहित किया गया है तो उन परिस्थितियों सहित उस अभिकथन का प्रत्याख्यान कर देना पर्याप्त नहीं होगा।
तो यहाँ क्या आ गया, देखो कोई अगर छल पूर्वक कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि नहीं साहब, वैसे उसने प्राप्त किया हो और छल पूर्वक वो ये करे कि केस पर उसका इम्पैक्ट दूसरा पड़ेगा, नहीं मैंने नहीं लिया कोई पैसा, लेकिन पर उसके एविडेंस कुछ हो सकते हैं कि उसने कुछ हिस्सा कुछ राशि प्राप्त की है, उसका क्लियर वहाँ पर प्रतिख्यान करे और क्लियर यहाँ पे बताए कि उसने कितना लिया है कितना नहीं लिया, उसका कारण शायद उसे बताना चाहिए। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश में है वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वी आर अ डिफेंडेंट डिनाइज एन एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन प्लांट। जो उस पर एलिगेशन लगाए गए हैं फैक्ट में, उसको वो डिनाई कर रहा है, तो ही मस्ट नॉट डू सो एवेसिवली बट आंसर द पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस। उसको इवेसिवली नहीं देना चाहिए, उसको आंसर देना चाहिए कैसे, पॉइंट्स ऑफ सब्सटेंसेस के आधार पर। थस इफ इट इज एलिगेशन सर्टेन सम ऑफ मनी, उसने क्या किया, कुछ राशि ली, कितनी ली वो उसे फिक्स करके बताना चाहिए, कुछ पैसे मैंने ले लिए, तो ऐसे कुछ पैसे नहीं, क्लियर उसे बताना चाहिए कि कितना पैसा उसने लिया, कितना हिस्सा लिया हो। इट शैल नॉट बी सफिशिएंट टू डिनाई दैट ही रिसीव दैट पर्टिकुलर अमाउंट। तो उसे क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर डिमांड करना चाहिए कि ये जो इतनी धनराशि की बात की जा रही है वो धनराशि जिसे फिक्स है, कितने 500 रुपये नहीं लिए, तो 500 रुपये के लिए बताए कि मैंने 500 रुपये लिए ही नहीं है, मैंने कुछ पैसे नहीं लिए, ये बात अगर वो ऐसे बोलता है तो ये यहाँ पे डिनाई उसका पर्टिकुलर नहीं है। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, बट ही मस्ट डिनाई दैट ही रिसीव्ड दैट सम और एनी पार्ट देयर ऑफ और एल्स सेट आउट हाउ मच ही रिसीव्ड। और उसे क्या करना चाहिए, वो सेट आउट करना चाहिए कि उसने कितना अमाउंट उसने रिसीव किया। जैसे मान लीजिए उसने 100 रुपये लिए या मान लीजिए 200 रुपये लिए, तो 200 रुपये के बारे में क्लियर बात बोले, वो क्लियर उसका रिटन स्टेटमेंट थे। एंड इट एन एलिगेशन इज मेड विथ डाइवर्स सर्कमटेंसेस, इट शैल नॉट बी सफिशिएंट टू डिनाई इट अलॉन्ग विथ दोज सर्कमटेंसेस। तो देखिए जो एलिगेशन उसने बनाए गए हैं उनको डाइवर्स कैसे करें, सर्कमटेंसेस के अकॉर्डिंग। इट इज़ नॉट बी सफिशिएंट टू डिनाई, केवल वो इस बात के लिए ऐसे डिनाई करता है, एवेसिवली करता है, तो फिर ये नहीं माना जाए कि उसके डिनाई करने से ही केवल वो हो जाए, क्योंकि एविडेंस में और भी चीज़ें उसने रिसीव की होंगे, तो उससे कहीं लिखाया गया अगर कुछ भी, तो उसके समर्थन में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट पेश किए जा सकते हैं। तो यहाँ कहा जाएगा कि रूल नंबर में उसने कैसे जो स्टेटमेंट दिया है इवेसिवली करके उसने दिया है, भाग छल पूर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, विनिर्दिष्टता प्रत्याख्यान जहाँ पर वो मना करता है, तो किस टाइप से विनिर्दिष्टता यहाँ पर मना करेगा। अभी ज़्यादा बोर तो नहीं हो गए आप लोग, जल्दी से बताइए मुझे। हेलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। क्लियर है, आगे कंटिन्यू रखें कि यहाँ पे इसको इतना स्टॉप करें, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मेरी तरफ से तो कंटिन्यू करिए। अच्छा, और कोई, चलो तो इस सेक्शन को और थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो रूल नंबर हम लोग 5 की तरफ चल रहे हैं। देखिए कुछ नहीं, केवल यहाँ डिनाई के तरीके बताया गया, किस तरह से डिनाई किया गया। जब समझ ना आए तो मुझे बता देना आप, है ना, ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना। देखो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ सब रूल नंबर हम लोग फर्स्ट पर एक नज़र डालते हैं। यदि वादपत्र में के तथ्य संबंधी हर अभिकथन का यह आवश्यक विवक्षा से प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है, या प्रतिवादी के अभिवचन में यह कथन कि वह स्वीकार नहीं किया जाता, तो जहाँ तक निर्योग्यताधीन व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध है, यह स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा। देखो इसको क्या कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति डिनाई करना चाहता है तो कैसे होगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए। यदि वादपत्र में जो प्लांट बनाया गया था, वादपत्र बनाया गया था, मैं के तथ्य संबंधी हर अभिकथन का विनिर्दिष्टता, तो जितने भी कथन थे उनको विनिर्दिष्टता यह आवश्यक विवक्षा से प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है, या प्रतिवादी के अभिवचन में यह कथन है कि कथन की यह स्वीकार नहीं किया जाता, जो प्रतिवादी लिख रहा है स्वीकार नहीं किया जाता, तो जहाँ तक निर्योग्यताधीन व्यक्ति को छोड़कर, कोई व्यक्ति निर्योग्यता के आधार पर है, उस व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध है, तो यह स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति निर्योग्य है किसी कारण से और वो नहीं दे सकता अपना प्रत्याख्यान या डिनाई नहीं कर सकता, तो उसकी जगह जो व्यक्ति को नियुक्त किया गया होगा वो दे सकता है, या उसकी जगह दूसरा व्यक्ति। तो पर नॉर्मल अगर यहाँ पे दिया गया तो ऐसा मान लिया जाएगा कि हाँ उसने ऐसा स्वीकार कर लिया। परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
परंतु ऐसे स्वीकार किए गए किसी भी तथ्य की ऐसी स्वीकृति के अलावा अन्य प्रकार से साबित किए जाने की अपेक्षा न्यायालय विवेकानुसार कर सकेगा। मान लीजिए किसी पार्टी ने, जो पक्षकार नंबर 2 था, उसने किसी चीज़ को डिनाई किया। अब कोर्ट क्या है, मानने के लिए तो नहीं, सब मेरे सामने अगर मना करेगा, मुझे यहाँ देगा, तो कोर्ट को अगर लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हुई है या उसे लग रहा है कि वो ऐसा डिनाई क्यों करेगा, तो कोर्ट यहाँ स्वविवेकानुसार ऐसा कर सकता है कि नहीं, ये दोबारा तथ्य मेरे सामने स्वीकृत करवाए जाने चाहिए। तो कोर्ट ऐसा करके उसे दोबारा से किया जा सकता है। जहां उसे ऐसा विवाद दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए कभी ना किसी पक्षकार पर प्रेशर डाल करके ऐसे डिनाई करा लिया जाए जो प्रतिवादी था, तो कोर्ट को ये बात समझ आ जाती है। जैसे मान लीजिए उनको लगता है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं इस पर प्रेशर डाला गया, तो कोर्ट अपने सामने भी उस व्यक्ति को बुलाया जा सकता है जो कि डिनाई कर रहा है। अगले जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, परंतु में यह किया गया कि वाद पत्र में तथ्य के प्रत्येक अभिकथन, जो वाद पत्र है में जो तथ्य हैं कि प्रत्येक अभिकथन को यदि इस आदेश के नियम 3 का के अधीन, 3 का अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था हमने, उपबंधित रीति से उसका प्रत्याख्यान नहीं किया जाता, मान लो डिनाई नहीं करता है, ये रूल नंबर 3A के अकॉर्डिंग, तो निर्योग्यता के अधीन के किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन होने के सिवाय स्वीकार किया जाने वाला माना जाएगा। तो जो व्यक्ति निर्योग्य है उसको छोड़ करके बाकी कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे डिनाई करता है तो उसके जो तथ्य हैं उनको कोर्ट स्वीकार कर सकता है, और जो निर्योग्यता के अधीन है उसका वो स्पेशल प्रोसेस के साथ ही होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है, अब वो डिनाई करना चाहता है, पर वो क्या करता है, इशारे करता है, तो किसको बुलाएंगे, जो इशारों को समझने वाला जो एक्सपर्ट होगा उसको बुलाया जाएगा, और उसके अनुसार उससे जो वो बोल रहा है, जो वो कहना चाहता है इशारों में, उसको एक्सप्लेन करके ऐसा किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए अंधा व्यक्ति है, तो अंधा व्यक्ति कुछ नहीं समझ सकता, तो कोई भी व्यक्ति जो उसका देख सकता है, जो उसका विश्वसनीय हो, उसके समक्ष और कोर्ट के सामने ऐसा किया जा सकता है। तो अंधा व्यक्ति अगर वहाँ पर वो बोल और व्यक्ति वहाँ टाइप करके ऐसे लिख दे, तो भी मान लिया जाएगा कि हाँ, उसने कथन किया हुआ है। अब अगर जो बोल नहीं पाता तो वो लिख करके दे दे, तो भी ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने बोल करके बताया हुआ है। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एविडेंस के पार्ट है, जब आप एविडेंस पढ़ेंगे तो इसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ सब रूल नंबर 2 पर हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। जहाँ प्रतिवादी ने अभिवचन फाइल नहीं किया, कोई प्रतिवादी है और उसने कोई अभिवचन फाइल ही नहीं किया है, अभी क्या होगा, वहाँ न्यायालय के लिए वाद पत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों के आधार पर निर्णय सुनाना जहाँ तक निर्योग्यताधीन व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध है विधि पूर्ण होगा। बात समझ में आया, क्या कर देगा कोर्ट, यहाँ पर एक्स पार्टी डिसीजन कर सकता है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था सर। देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर आपने फर्स्ट पढ़ा होगा। फर्स्ट में क्या दिया था कि अगर वो प्रतिदावा पेश करें, कितने, हाँ PDF में अपीयर कर रहा हूँ, एक मिनट ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, देखो अभी सोने लगे PDF, जल्दी से बताओ। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये सब रूल नंबर 2 आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, देखो जो आपने ऑर्डर 8 और रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा आपने, फर्स्ट में क्या लिखा था कि जो प्रतिवादी है उसको विदिन 30 डेज में, यानी कि 30 दिन के अंदर अपना प्रतिदावा पेश कर देना चाहिए। मान लो किसी कारणवश अगर नहीं कर सकता है तो उसके लिए कोर्ट कितना समय दे सकता है, 90 डेज, अगर उसके पास पर्याप्त समय हो तो। और अगर यही बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए कितना हो सकता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ किया जा सकता है कि 120 डेज का टाइम पीरियड दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, इससे अधिक नहीं। अगर वो इस टाइम पीरियड में भी अपना प्रतिदावा पेश नहीं करता है, अपना डिफेंस पेश नहीं करता है,
तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि उसने अपना अधिकार खो दिया और कोर्ट क्या कर सकता है, एक पक्षी कार्रवाई कर सकता है। यहाँ पर देखिए वही बात यहाँ पर सब रूल नंबर 2 में लिखी हुई है। क्या कह रहा है कि जहाँ प्रतिवादी ने अपना अभिवचन फाइल नहीं किया वहाँ न्यायालय के लिए वाद पत्र में अंतर्दिष्ट तथ्यों के आधार पर जो वाद पत्र था उसके आधार पर निर्णय सुनाना, जहाँ तक नियोक्ताधीन व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध है। कोई भी नियोक्ताधीन व्यक्ति है उस व्यक्ति का जो संबंध है वो कैसा होगा, विधिपूर्ण होगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, किंतु न्यायालय किसी ऐसे तथ्य को साबित किए जाने की अपेक्षा स्वविवेकानुसार कर सकता है। अगर कोर्ट को यहाँ लगता है कि कोई तथ्य यहाँ साबित करने की आवश्यकता है तो कोर्ट अपने यहाँ स्वविवेकानुसार ऐसा कराया जा सकता है कि इस तथ्य को साबित कर दिया जाए, अन्यथा वो एक पक्षी कार्रवाई भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसको जो टाइम दिया गया था दूसरी पार्टी को उसने अपना यहाँ पर फुलफिल नहीं किया है, तो इस कंडीशन के लिए ऐसा किया जा सकता है। हाँ, लेकिन उसका भी राइट है, वहाँ यहाँ ख़त्म नहीं हो गया। अगर वो पर्याप्त कारण बता दे कि भाई मैं इसलिए कि मैं सेना की लड़ाई में था, आपने जो 30 डेज़ का टाइम दिया था और इसके बाद आपने मुझे 90 डेज़ का टाइम दिया था, मैं आर्मी में हूँ, पाकिस्तान से युद्ध लग गया और शुरू हो गया और मुझे जाना पड़ गया, तो वो मैं 90 डेज़ क्या, मैं तो वहाँ 6 मंथ से ही देश की सेवा में लगा हूँ। हाँ, ये उसके लिए पर्याप्त कारण है, क्योंकि वो देश सेवा के लिए दूसरे के अधीन होकर के वो फ्री नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाया। अगर ये कारण वो यहाँ पे बताता है, ऐसा कोई भी कारण बताता जहाँ पर कोर्ट को लगता, तो फिर यहाँ एक पक्षी जो कार्रवाई होती ना, उसको क्या कराया जा सकता है, सेट असाइड या फिर उसे अपास कराया जा सकता है। यहाँ पर इसको हम सेट असाइड भी बोल देते हैं। क्लियर है इतना गाइस? चलो अब यहाँ पर देखिए 3rd नंबर पॉइंट पे, न्यायालय उपनियम 1 के परंतु के अधीन या उपनियम 2 के अधीन अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने में इस तथ्य का सम्यक ध्यान देगा कि वादी किसी प्लीडर को नियुक्त कर सकता था या उसने किसी प्लीडर को नियुक्त किया है। हाँ, अगर वो जैसे यहाँ कोर्ट इस बात के लिए भी बोल सकता है कि भाई तुम नहीं आ सकते थे तो तुम्हारा वकील तो आ सकता था, कोई वकील नियुक्त करना चाहिए था, वो यहाँ पर पर्याप्त कारण देता, तो यहाँ पर भी पर्याप्त बता सकता है कि साहब एडवोकेट तो हमने नियुक्त किया था पर उनको कोई फीस वगैरह वो सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाई और ना ही उनके पास फाइल पहुँच पाई, मुझे रात को ही निकलना पड़ गया। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है कोर्ट इसे कंसीडर कर सकता है, अगर कोर्ट को लगता है हाँ ये पर्याप्त कारण है तो ही। अब 4th नंबर पॉइंट पर यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ जैसे मान लीजिए 3rd नंबर पॉइंट पर एक बात और बात करते हैं हम लोग, यह प्लीडर नियुक्त किया जा सकता था, उसके पास अगर पर्याप्त समय था, कोर्ट बिल्कुल यहाँ पर उसे समय नहीं दे सकता, ऐसा भी किया जा सकता है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अधीन जब कभी निर्णय सुनाया जाता तब ऐसे निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाएगी। क्या होगा, डिक्री तैयार की जाएगी और ऐसी डिक्री पर वही तारीख दी जाएगी जिस तारीख को निर्णय सुनाया गया था। तो क्या कहा गया, इस नियम के अधीन जब कभी भी कोई निर्णय सुनाया जाता है तब ऐसे निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाएगी और ऐसी डिक्री की वही तारीख दी जाएगी जिस डेट में निर्णय सुनाया गया था। तो ये आपने यहाँ पे 5 नंबर तक के रूल्स आपने कंप्लीट कर लिए। तो इसके जो नेक्स्ट हैं, और ये क्लास में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग विधिक मुजरा की बात करेंगे, यानी कि लिखित कथन तो यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। एक सेकेंड गाइस, हाँ आवाज़ आ रही मेरी? लिखित कथन यहाँ पर इस ऑर्डर में कंप्लीट हो गए। कल हम लोग यहाँ पर मुजरा की बात करेंगे कि मुजरा क्या होता है और उसके संबंध में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। चलिए गाइस, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए रात को थोड़ा सा तैयार रहिए, मैं देख लेता हूँ कुछ अच्छा आपको पढ़ाना है या फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने। एक जजमेंट की भी मैं बात करूँ, जजमेंट भी आप लोगों को मुझे बताना है कि उसको कैसे लिखना है। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी अभी रात को हम लोग करेंगे तो उस कंडीशन में फिर आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए, आदित्य जी, और किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए गाइस, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।